नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात यूपी में हो रही सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की, जिसमें आपको बताएंगे 5 चरणों में हो रही यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में कैसे पूरे प्रदेश को किले में तब्दील कर दिया गया। वहीं दूसरे सेगमेंट आपको बताएंगे इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ झेल रहे त्रिपुरा में किस प्रकार लोगों को बचाया जा रहा है। साथ ही तीसरे सेगमेंट आपको बताएंगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट आखिर क्यों रद्द कर दिया गया है। वहीं आखिर में बात करेंगे खेल जगत की, जिसमें आपको बताएंगे भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अब कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। यूपी पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रदेश के अलग अलग केंद्रों पर पहले दौर की परीक्षा आज पूरी हो गई। राज्य प्रशासन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह एक्टिव नजर आया। दरअसल पेपर लीक की हाल में हुई घटनाओं के बाद ये परीक्षा काफी बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी, जिसको लेकर योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सरकार ने पूरी ताकत लगा दी इसको कामयाब करने में। हालांकि इस दौरान पेपर लीक की अफवाह भी सामने आई, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की। इस मामले में सपा के पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आया है। सिपाही भर्ती परीक्षा पर सख्त पहरा। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए शुक्रवार से परीक्षा शुरू हो चुकी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक शिफ्ट में करीब 2,616 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। साइबर थाने को जिले का कंट्रोल रूम बनाया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए करीब 40 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षा 5 दिनों में 2 पालियों में संपन्न होगी। सभी जगह हमारे पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। हम किसी भी गड़बड़ी पर कठोर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग सुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है। सपा के पूर्व मंत्री पर केस दर्ज। वहीं पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक यासर शाह ने अपने एक्स अकाउंट @यासर शाह SP से भर्ती पेपर लीक होने का असत्य व अपमानजनक पोस्ट किया है। एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि अन्य आरोपियों की तरह यासर शाह ने भी अलग अलग ग्रुप व अकाउंट बनाए हैं। सिपाही भर्ती को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर
स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में अभ्यर्थियों को केंद्र के अंदर जांच के बाद प्रवेश दिया गया। केंद्र पर ही बायोमेट्रिक और आधार KYC की सुविधा दी गई। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही केंद्र के अंदर प्रवेश की इजाजत दी गई। इस बीच विभिन्न जिलों से परीक्षार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। क्या नाम है आपको? अंजलि मिश्रा और मैं सीतापुर से हूँ। अंजलि जी, पहले एग्जाम आपने पहली बार दिया, उसके पहले दिया था आपने जब एग्जाम? जी दिया था। आप में और उस समय में कोई फर्क आज दिखा कि बहुत ज़्यादा सीओटी आज टाइट थी? पेपर डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था, पहले से डिफिकल्ट था और जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था उस हिसाब से तो ज़्यादा डिफिकल्ट था और पैटर्न भी बदला हुआ था। रीजनिंग, GS, मैथ सबका पैटर्न लगभग बदला हुआ था और पहले पोर्शन वाइज क्वेश्चंस मिलते थे, अब मिक्स क्वेश्चंस मिलते हैं। सुरक्षा को लेकर कुछ ज़्यादा टाइटनेस दिखाई पड़ी आज? नहीं, जितनी थी फेयर थी इतनी होनी भी चाहिए। पहले थी इसमें, पहले में जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद आज सुरक्षा में ज़्यादा सख्ती दिखाई पड़ी? जी। आज ज़्यादा जौनपुर से। इससे पहले एग्जाम को तो दिया था? इसके पहले दिया था। आज में और पहले एग्जाम में क्या अंतर नजर आया? कोई अंतर नहीं है। पहले एग्जाम में थोड़ा सा क्या था, यहाँ जिला वाइज कर दिए थे। इस बार पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बराबर यूनिवर्सिटी के हिसाब से किए हुए हैं। तो इस बार इजी है, पेपर भी इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत आराम से जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इजी था। पहले भी सुरक्षा बहुत अंतर है, पहले तो कम था, अब तो प्रॉपर सुरक्षा वगैरह दे रखे हैं, आराम से होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराएंगे, फ्री यात्रा देंगे, तो वो वादे पूरे किए सरकार? एकदम बिल्कुल पूरे किए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस बार उम्मीद है 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी निकाल देंगे, होना चाहिए ऐसा। सुल्तानपुर पहली परीक्षा दी थी? हाँ पहले दी। दूसरी परीक्षा में क्या कठिनाइयाँ नजर आई? कुछ कठिनाई नहीं है, सेम टू सेम पेपर पेपर टफ नहीं है। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे आप लोग से 6 महीने के अंदर परीक्षा कराएंगे, फ्री यात्रा आप लोग को, हाँ सब सुविधा मिली। सर पेपर बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की कार्यात्मक व्यवस्था पर टिप्पणी करना चाहूँगा। यहाँ की जो भी प्रशासनात्मक व्यवस्था है वो बिल्कुल सुदृढ़ रूप से हुई है। यहाँ पे जो भी लोग लगे हुए थे उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और जान लीजिए सर, और अगर मैं पेपर के बारे में बात करूँ तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहा है। बाकी सर यहाँ की प्रशासनात्मक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रही है और जो अपवाद तत्व जैसे हैं उनका बिल्कुल कोई यहाँ पे आशंका ही नहीं हो सकती है। जान लीजिए व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी और एकदम कड़ी रूप से, सख्त रूप से पेपर करवाया गया सर। वहीं मथुरा में भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण कुछ परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपनी परेशानी भी साझा की। हमारा यूपी पुलिस का पेपर था सब पहली शिफ्ट में 10 बजे से 12 बजे तक। भूतेसा चौराहे पे और बस स्टैंड में मथुरा पे इतना पानी का आदमी डूब जाए और वहाँ चौराहे पे ट्रैक्टर भी डूब चुका है, इतना पानी। और हमारा सेंटर था महाराजा अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और वहाँ के लिए रास्ता बताओ कहाँ से आए, अजनबी हैं। अब इतना पानी भर रहा है कि हम पेपर तो हम नहीं दे पाए। किस तरीके से समस्या सामने आ रही? कहाँ गए थे आप? कहाँ से आपने रास्ता ढूंढा? गोवर्धन चौराहा और बस स्टैंड और भूत चारों तरफ पानी पानी है, कहीं से निकल लो। गाड़ी डूब रही है, गाड़ी बंद हो रही है, साइलेंसर तक पानी आ रहा है गाड़ी के। कितना पानी मिला आपको? पानी इतना है, गाड़ी डूब गई है पूरी, ट्रैक्टर भी डूब गया पूरा। आदमी चलो जाए नीचे और मतलब पता ही ना पड़े आदमी हथो कि ना हथो, इतना पानी भर रहा है। पेपर कहाँ से दे हमें? अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत 26 राज्यों के कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। इसमें यूपी के बाद बिहार के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा संख्या में शामिल हो रहे हैं। बिहार 2,67,296, मध्य प्रदेश 98,400, राजस्थान 97,276, हरियाणा 74,767, दिल्ली 42,260, झारखंड 17,112, उत्तराखंड 14,627, पश्चिम बंगाल 5,512, पंजाब 3,404, महाराष्ट्र 3,151। परीक्षा केंद्र पहुंची ANV न्यूज की टीम। वहीं इस बीच राजधानी लखनऊ में परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने ANV न्यूज की टीम भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंची, जहां परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान ने। उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में सिपाही भर्ती की जो परीक्षा चल रही थी वो परीक्षा आज की 23 अगस्त को पूरी हो गई। लखनऊ में लगभग 81 सेंटर बनाए गए थे और कहीं ना कहीं जो एग्जाम है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और साफ तौर पे कहा सकता है कि अपनी परीक्षाओं को देकर कहीं ना कहीं ये बच्चे बाहर निकल रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बच्चे एग्जाम देकर कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा दोबारा एग्जाम जो कराया है उसको लेकर काफी
संतुष्ट नहीं रहे और कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करके एक बड़ा इंतजार था बच्चों को, वो कहीं ना कहीं आज बच्चों का इंतजार खत्म हो गया था और बच्चे आज एग्जाम देके कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये सिपाही भर्ती का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उसको पूरा कराने का काम किया गया और बच्चे कहीं ना कहीं इस परीक्षा को देकर साफ तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अब ये कहा सकता है कि पूरी तरह से एग्जाम देकर निकले हैं। आप कहाँ से आए? आप अम्बेडकर नगर से। किस तरह का एग्जाम रहा? एग्जाम ठीक ठाक था लेकिन थोड़ा टफ था। पिछली तरह अधिक टफ था? हाँ, पिछली बार से अब ज्यादा टफ था। अच्छा, सुरक्षा को लेकर जो पहले इंतजाम था, आज की में ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई पड़ी? हाँ, बहुत अच्छा था, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा था इस बार में। सरकार ने जो कहा था कि हम फ्री बस की व्यवस्था या रुकने की व्यवस्था वो सब फ्री की थी? आप फ्री की थी? हाँ, हमें मिली थी फ्री में। एग्जाम ज्यादा टाइट था। एग्जाम कहीं ना कहीं टाइट था इस बार और कहीं ना कहीं बच्चों के हिसाब तौर पे जो सरकार ने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं पूरे हुए। बस की यात्रा में फ्री मिली और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की व्यवस्था की वो काफी सख्त थे। पुलिस के पहरे के बीच, खुफिया एजेंसियों के पहरे के बीच ये एग्जाम पूरा कराया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जो बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे हैं और पुलिस भर्ती की परीक्षा है और बड़ी भर्ती की परीक्षा थी जिसको कहीं ना कहीं सरकार ने आज पहले दिन पूरा कराने का काम किया है। और ये जो बच्चे थे वो काफी खुश तो नजर आए एग्जाम को लेकर, क्योंकि सरकार ने वादा किया था 6 महीने में एग्जाम दोबारा कराया जाएगा, लेकिन वो एग्जाम दोबारा तो हुआ। लेकिन बच्चों इस बार बच्चों का कहना है जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा कहीं ज्यादा एग्जाम बमुश्किल आया था। जो पेपर था वो काफी टफ नजर आया और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से या कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से, लगभग 28 राज्यों से इस बार उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी है वो एग्जाम देने लखनऊ 5 दिन के अंदर पहुंचेंगे और बड़ी संख्या, लगभग 48 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश में 5 दिनों के अंदर पहुंचेंगे। लगभग 40,000 बच्चे आज एग्जाम दोनों पालियों में देने का काम किया और ये कहा सकता है कि बच्चे काफी संतुष्ट नजर आए और कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी खुश भी नजर आए। इनकी साफ तौर पे कहा सकता है पूरी तरह से तैयारियां की हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए आप जिला प्रशासन की गाड़ियां लगातार दौरे पे है, पुलिस की दौरिया पे है और साफ तौर पे कहिए बच्चे एग्जाम दे के निकले हैं। कहाँ से आए आप? इटावा से आए। कैसा रहा पेपर? ठीक था। कुछ ज्यादा टफ नहीं नजर आया इस बार? थोड़ा सा टफ था पहले से। पहले कराया था एग्जाम उससे थोड़ा टफ था पहले। मतलब सुरक्षा को लेकर इस बार क्या रहा? क्योंकि पहले भी आप मन में डर था कि ऐसा ना हो दोबारा फिर हम लोग को देना पड़ जाए। नहीं, इस बार सुरक्षा ज्यादा थी इस बार। अच्छा, सरकार ने जो वादे किए थे, ये अभ्यर्थियों को रोकने की व्यवस्था, बसों की फ्री व्यवस्था, वो सब मिली आपको सुविधाएं? मिली है। कितने दिन पहले तैयारी की? मान लीजिए पेपर पहले लीक हुआ था, उसके बाद अब सरकार ने जो वादा किया था 6 महीने के अंदर करा देंगे, अब करा दिया? हाँ, करा दिया। वो तो यही रिजल्ट का इंतजार रहेगा। ये बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए और साफ कहा सकता है कि बच्चे एग्जामिनेशन को लेकर काफी सजग जरूर नजर आए, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था सरकार ने वादे पूरे करने का क्या? आज खुफिया एजेंसियों के बीच में, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से और खुफिया एजेंसी की निगरानी के अंदर ये एग्जाम कराया गया और ये बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं लगातार एग्जाम देकर निकल रहे हैं। और जरूरी कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ने आज पुलिस भर्ती की परीक्षा का जो पहला दिन था वो पूरा कर दिया और उत्तर प्रदेश में लगभग अब 5 दिन तक और परीक्षा 4 दिन तक चलेगी, जिसमें लगभग 48 लाख से ज्यादा के बच्चे हिस्सा लेंगे। तो वहीं आज पहले दिन लगभग 40,000 बच्चे इस बार ज्यादा कहीं ना कहीं एग्जाम देते नजर आए। लखनऊ में भारी सुरक्षा व्यवस्था के डीजीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक समेत लखनऊ जिलाधिकारी समेत तमाम आला अधिकारी लगातार भ्रमण करते रहे। कैमरा पर्सन दानिश फतेह सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा की समीक्षा खुद कर रहे हैं। सभी 67 जिलों में प्रश्न पत्र को ईवीएम की तर्ज पर पुख्ता सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए प्रदेश सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा का इंतजाम किया है, तो रेलवे की मदद से ट्रेनों में अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त बोगियां लगाई गई हैं। एसटीएफ और जिला पुलिस की तैनाती के साथ साथ परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कमरे में पहली बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। बता दें, पेपर लीक, नकल माफिया और सॉल्वर बनाकर परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए
नए कानून में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करने का प्रावधान रखा गया है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पहले असम और अब त्रिपुरा भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालात को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ के जवानों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। सेना ने अपने बयान में बताया कि उन्होंने त्रिपुरा में 330 से ज्यादा लोगों को बचाया है। वहीं त्रिपुरा में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के चलते 65,000 ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और ये लोग 450 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। त्रिपुरा में बाढ़ का संकट गंभीर। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा इन दिनों भीषण बाढ़ का दंश झेल रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि भारतीय सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। वहीं बाढ़ की चपेट से मरने वालों की संख्या 22 के पार हो गई है। उधर आईएमडी ने त्रिपुरा में और अधिक बारिश के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के कहर से 65,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य भर में 450 राहत शिविर खोले गए हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें हवाई मार्ग से त्रिपुरा भेजी गई हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने नागरिकों से बाढ़ में राहत और बचाव कार्यों में सरकार और एनडीआरएफ कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बटाला में BR अम्बेडकर स्कूल का निरीक्षण किया, जहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत शिविर बनाया गया है। देखिए, इस तरह टोरेंशियल बारिश जिसको कहते हैं ये हमने देखा और ये मेरा पास जो खबर है, सडनली एक डिप्रेशन आया है बे ऑफ बंगाल में, जिसके कारण ये हो रहा है त्रिपुरा में। और खास करके साउथ और गोमती और ऊनकोटी ये सभी जगह में, लगभग सभी जगह में, खोवाई में भी है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में इसका काफ़ी असर पड़ा है। और जैसे ही ये खबर मिला है, मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली से मैं मॉनिटर कर रहे थे। मैंने सभी चीफ सेक्रेटरी से शुरू करके जो इसमें इन्वॉल्व है, जितना डिपार्टमेंट, सभी से मैं बात कर रहा था कैसे उसको मैंने कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, मैं कल ही आया हूँ, शाम को आके तुरंत मैंने रिव्यू किए। उससे पता लगा यहाँ पर जैसे साउथ में 375 मिलीमीटर बारिश हुआ है और गुमती में मैंने सुना 350, इस तरह बहुत सारे जगह में 200 मिलीमीटर, इस तरह इतना भारी मात्रा में बारिश कभी भी त्रिपुरा में मैं तो नहीं देखा। तो इससे तो बहुत सारे जगह लैंडस्लाइड हुआ है और जितना त्रिपुरा में लगभग जितना नदी है, नदी भी पूरा डेंजर लेवल्स के ऊपर ही आ गया अभी, करीब करीब कुछ जगह में तो एकदम पूरा आ गया। तो इसको मॉनिटर करने के लिए लैंडस्लाइड भी हुआ और मेरे पास जो खबर है 3 व्यक्ति का वहाँ पर डेथ हो गया है और 4 व्यक्ति ड्राउनिंग हुआ है। तो और भी हो सकता है, और भी हो खबर, तो आप धीरे धीरे सब आएगा खबर। तो हमारे यहाँ से तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, उसके बाद बीएसएफ, पुलिस, उसके बाद जो वॉलंटियर्स हैं हम लोग सब उसमें लगे हुए, डीएम, उसके बाद एसडीएम, बीडीओ, सबको मैंने जो मीटिंग करने के बाद मैंने यही निर्देश दिया। दिल्ली से भी मैं वो कह रहा था, तो यहाँ के भी बात किया, तो सब लगे हुए हैं। और पहले तो यहाँ पर बहुत सारा बोट है। पहले मैंने कहा सबको, जहाँ पर मैंने ऐसा है पानी अगर घुस गया तो मुश्किल हो जाएगा, इन लोगों को पहले रेस्क्यू कीजिए। तो बहुत सारे जगह अभी तक हम लोग हैं। यहाँ अभी मेरा पास जो खबर है, रिलीफ कैंप 321 रिलीफ कैंप हुआ है और उसमें करीब करीब 30,000 के ऊपर लोग उसमें है अभी। तो उनका खाना पीना, रहना, वहाँ हाइजीन मेंटेन हो, और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा कि उन लोगों को देखभाल करे, और सभी लगे हुए हैं। और मैं आज सवेरे माननीय होम मिनिस्टर साहब से बात किया मैंने, तो उनको कहा कम से कम और एनडीआरएफ टीम आप भेजिए। तो मेरा पास जो खबर है, असम से एक टीम आ गया है और एनडीआरएफ का अरुणाचल प्रदेश से 4 टीम आने वाला है। तो उसमें बोट और उनका सभी चीज आ जाएगा, तो उससे
मेरे ख्याल से कंट्रोल में होगा। कम से कम बहुत जो लाइफ है हम बचा सकते हैं बहुत लोगों को। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में जुटी। वहीं त्रिपुरा में बाढ़ संकट से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। इस बीच सेना ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 330 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में असम राइफल्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। असम राइफल्स की 2 टुकड़ियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया। इन क्षेत्रों में अमरपुर, भामपुर, विशलगढ़ और रामनगर शामिल है। यहाँ पर असम राइफल्स को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसेन शाहिदी ने बताया कि 21 और 22 अगस्त को त्रिपुरा राज्य में भारी वर्षा हुई जिसमें 200 मिमी से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। देखिए, ये जो 21-22 अगस्त को भारी वर्षा हुई है त्रिपुरा स्टेट में, उसमें 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इसको लेकर के कई इलाके में इनंडेशन है, फ्लडिंग हो गया है, कई इलाके कट गए हैं। जो हमारे पास SEOC से सूचना मिली है उसमें 23 लोग के मारे जाने की सूचना है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर जो है वो डैमेज हो गए हैं और कई रिलीफ शेल्टर्स बनाए गए हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा रिलीफ शेल्टर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं इस समय और काफ़ी लोगों को वहाँ पर मदद मिल रही है। इसमें जो वर्षा हुई है उसको लेकर के तकरीबन 9000 हेक्टेयर एरिया जो है वो प्रभावित हुआ है। उसमें फ्लडिंग हुई है और ख़ास तौर पर जो सिपाही जाला है, वेस्ट त्रिपुरा है, साउथ त्रिपुरा है, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो एनडीआरएफ का यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है उसमें मूलतः हमारा एक RRC है, रीजनल रिस्पांस सेंटर। इसमें प्री मानसून जो हमारा डिप्लॉयमेंट होता है उसमें 3 टीमें पहले से ही मौजूद यहाँ पर थी और ये सिचुएशन को देखते हुए एक टीम 21 तारीख को सिलचर से रवाना की गई थी बाई रोड और ये इंश्योर करने के लिए कि टीम्स हमारे पास सफिशिएंट रहें। 4 टीम्स को होलोंगी से एयरलिफ्ट किया गया था अरुणाचल से कल और इसके अलावा 3 टीमों को बीटा एयरपोर्ट से भी एयरलिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी 11 टीमें एनडीआरएफ की त्रिपुरा में तैनात हैं। केंद्र सरकार ने दिया मदद का भरोसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, त्रिपुरा के सीएम से बात की है और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के अलावा एनडीआरएफ की टीमों को भेज रही है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़ी है। 17 लाख लोग प्रभावित। दरअसल त्रिपुरा में आसमानी आफत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 2000 स्थानों पर भूस्खलन की खबरें आई हैं, जिनमें से 1789 स्थानों को साफ कर दिया गया है, जबकि अन्य स्थानों पर बहाली का काम जारी है। वहीं केंद्र सरकार ने गोमती और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में फंसे लोगों को निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। असम राइफल्स ने एक विज्ञप्ति में बताया कि राज्य भर से 750 से अधिक लोगों को निकाला गया है। वहीं मौसम विभाग ने 23 अगस्त को त्रिपुरा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ढाका से भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी। भारत पहुंचने से पहले शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का ऐलान कर दिया है। यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थी, अब वो मान्य नहीं है। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से अब शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव बढ़ेगा और किसी देश में वो सीधे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना भागकर भारत तो आ गई, लेकिन अब यहां पूर्व पीएम शेख हसीना को एक और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का फैसला किया, जिसमें अवामी लीग सरकार के पूर्व मंत्रियों, सांसदों और उनके परिवारों के सदस्यों के पासपोर्ट भी शामिल हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द करने के पीछे कारण देते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट और भंग नेशनल असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र थे। अगर उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है या सेवानिवृत्त कर दिया गया है तो उनके और उनके पति पत्नी के राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने चाहिए।
शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही कुछ और मुकदमे अभी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन पर पाबंदी लगाने के लिए उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करना आवश्यक है। अब क्या होगा हसीना के साथ? बता दें कि शेख हसीना अभी फिलहाल भारत में शरण ली हुई हैं और वो कुछ अन्य देशों में भी शरण लेने की योजना के तहत काम कर रही हैं। बांग्लादेश की अंतिम सरकार की ओर से उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द किए जाने के बाद उनको विदेश में शरण मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही अंतिम सरकार ने उनके अनेक सहयोगियों को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए, जिससे वो बांग्लादेश छोड़कर भाग न पाए, या यदि उनमें से कुछ लोग जो बाहर चले गए हैं तो वो अन्य देशों की यात्रा न कर पाए। हसीना के प्रत्यर्पण की मांग तेज। उधर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर रही है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ दर्ज केसों की संख्या करीब 25 पहुंच चुकी है। बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। उस बवाल के बाद शेख हसीना को उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और 6 अगस्त को वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका है। उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो अपने अंतिम प्रयास में हासिल किया। अपने अंतिम प्रयास में 89.49 मीटर का थ्रो किया। हालांकि वे 90 मीटर के ऊपर का थ्रो नहीं कर पाए। लुसाने डायमंड लीग में अपने सीजन के बेस्ट थ्रो से नीरज दूसरे नंबर पर है। इससे पहले नीरज ने पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डायमंड लीग मीटिंग सीरीज के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग में अपने सीजन बेस्ट थ्रो से नीरज दूसरे नंबर पर रहे। नीरज ने डायमंड लीग मीटिंग सीरीज टेबल में टॉप 6 में रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। नीरज ने इस थ्रो के साथ खुद के पेरिस ओलंपिक में फेंके 89.45 मीटर के थ्रो को पीछे छोड़ा। बता दें कि हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में नीरज ने सिल्वर मेडल जीता था। बता दें कि पहले 4 थ्रो में नीरज 85 मीटर तक भी नहीं पहुंच सके थे। उनका पहला थ्रो 82.10 मीटर, दूसरा 83.21 मीटर, तीसरा 83.31 मीटर, चौथा 82.34 मीटर का रहा था। अपने 5वें थ्रो में नीरज ने 85.58 मीटर भाला फेंका। अपने आखिरी थ्रो में नीरज 89.49 मीटर पहुंचे। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले नीरज तीसरे भारतीय खिलाड़ी। भारतीय जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 26 साल के नीरज ने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट 89.45 स्कोर किया था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंककर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। अरशद ने 6 में से 2 थ्रो 90 से ज्यादा फेंके थे। वहीं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मिला था। नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे। डायमंड लीग में एंडरसन पीटर्स का जलवा। नीरज चोपड़ा जहां लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर थ्रो के साथ दूसरे पर है, वहीं पहले स्थान पर ग्रेनेडा के युवा एथलीट एंडरसन पीटर्स ने जमाया। टूर्नामेंट में उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में 90.61 मीटर दूर का थ्रो किया। पेरिस ओलंपिक में एंडरसन 88.54 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में कामयाब हुए थे। लुसाने डायमंड लीग में तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन बेबर रहे। उन्होंने 87.08 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में कोहराम मचाने के बाद देश के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का जलवा लुसाने डायमंड लीग 2024 में भी जारी है। यहां उन्होंने फाइनल मुकाबले में 89.49 मीटर दूर भाला फेंकते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। फाइनल प्रयास से पहले चोपड़ा का प्रदर्शन टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं गुजर रहा था, लेकिन आखिरी थ्रो के बाद नीरज ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब देखना यह रहेगा कि क्या नीरज इस बार डायमंड लीग में अपना गोल्ड ला पाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।